Hello and good morning, all of you. Welcome to the free Ethics Foundation course by Alpha Ace Academy, and we are at the part 2 of lecture 6 and we are studying emotional intelligence. और आज आपको इमोशनल इंटेलिजेंस ख़त्म हो जाएगा और लेक्चर 7 हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम लोग थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो आज हम जो पढ़ेंगे वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे डेवलप किया जाएगा इमोशनल इंटेलिजेंस को, आपको क्या स्किल रिक्वायर हैं कि आपको एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन कहा जा सके. फिर हम आपको एक छोटा सा मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट पढ़ाएंगे, होपफुली सबने पढ़ा ही होगा, डिलेड ग्रेटिफिकेशन से रिलेटेड है. एंड देन एप्लीकेशन ऑफ EI, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, रेलेवेंस ऑफ EI इन सिविल सर्विसेज, इंपॉर्टेंस ऑफ EI इन सिविल सर्विसेज, EI रोल इन डेवलपमेंट ऑफ सोशल कैपिटल. सोशल कैपिटल मतलब जो आपसी रिश्तों में हम प्यार और मिठास बढ़ाते हैं उसी को सोशल कैपिटल बोलते हैं. देन EI वर्सेस मैक्स वेबर्स मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, whether traditional bureaucracy has conflict with emotional intelligence and how to promote EI in administration. So let's begin. ठीक है, तो कैसे फॉर्म करेंगे डेवलपमेंट इमोशनल इंटेलिजेंस. अब क्या हुआ कि एक डिबेट हुआ, किसी ने कहा कि यार इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है इनेट होती है, बाय बॉर्न होती है, आप उसको जनरेट नहीं कर सकते. किसने कहा कि नहीं इनेट नहीं होती है, इसको जो है जनरेट किया जाता है, ओवर द ईयर्स आप सीखते हो. फिर क्या हुआ, दोनों की आपसी सहमति, उन्होंने कहा कि ठीक है इनेट होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, और जब उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है और जैसा इन्वायरमेंट मिलता है वैसे ही वो शेप कर लेती है. तो जो इमोशनल लेसन्स आपको थ्रू सोशलाइजेशन मिलते हैं बाय योर पेरेंट्स, टीचर्स, पीयर्स, फ्रेंड्स ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड टू एडोलेसेंट एंड इनफैक्ट इन लेटर एज, जो आपको लेसन्स मिलते रहते हैं, जो एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं, जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं वही आपके EQ को शेप करते हैं, दैट इज़ इमोशनल क्वोशिएंट को शेप करते हैं. ठीक है, Thus, EQ is hence the relative measure of one's healthy or unhealthy development of innate EI. ठीक है, क्योंकि हमने कल पढ़ा था ना, एक हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने EQ को क्या माना था, एक मेजर माना था EI का. तो जो EQ है आपका वो हेल्दी है या अनहेल्दी है, वो डिपेंड करता है कि आपका जो इनेट इमोशनल इंटेलिजेंस है वो किस प्रकार से डेवलप हो पाया या डेवलप नहीं हो पाया. क्या क्या स्किल्स चाहिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंट के लिए. पहली बात, सबसे पहले आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आप समझ पाएंगे कि हाउ अदर्स पीपल फील, हाउ टू मोटिवेट देम, हाउ टू डीमोटिवेट देम एंड हाउ दे अफेक्ट अदर्स, है ना. ऐसा नहीं है कि अगर आपको सेल्फ अवेयरनेस खुद ही के बारे में पता नहीं होगा या खुद ही आपको समझ नहीं होगी चीज़ों के बारे में, तो आप दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझ पाएंगे. देन आपके अंदर सोशल स्किल्स होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आप आइसोलेटेड हैं, आप किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, आप IAS बन गए उसके बाद आप नीचे देख ही नहीं रहे हैं, तो भी आपको एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन नहीं माना जाएगा. क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस जो आपको हेल्प करेगी कम्युनिकेट करने में एंड रिलेट करने में अदर्स, मतलब विद अदर्स, मतलब लोगों से कम्युनिकेट और रिलेट करने में आपको मदद करेगी. आप दूसरों को आसानी से सुन पाएंगे, उनकी बात को समझ पाएंगे. और क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी है, डिवर्स बैकग्राउंड से लोग आते हैं, तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि वन साइड्स फिट्स ऑल अप्रोच इंडिया में नहीं चलती है. आपको सिलोज में काम करना पड़ता है, आपको कंपार्टमेंट में काम करना पड़ता है. हो सकता है कि एक चीज़ जो आज वर्क कर रही हो वो कल ना करे, एक चीज़ जो आज की सिचुएशन में वर्क कर रही हो वो कल की सिचुएशन में ना करे. ठीक है, तो इसलिए आपके अंदर कंपैशन होना चाहिए. ठीक है, तो 2 स्किल्स हो गई आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंट के लिए अंदर बनने के लिए. एक पहले आपने अवेयरनेस जनरेट कर ली, फिर आपने सोशल स्किल्स अपना ली, फिर आप आगे ऑप्टिमिस्टिक. हाँ भाई, आपको ऑप्टिमिज्म रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है. कोई भी सिचुएशन है, ऐसा नहीं कि कोई आपको समस्या आई और आप उसके अंदर टूट गए या आपने गिव अप कर दिया, आपने कहा कि ये चीज़ तो मैं सही नहीं कर सकता, आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन हो गई. आपको ऐसा नहीं होना है. देन आपको इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए अपने ऊपर, है ना. ऐसा नहीं कि कहीं बाढ़ आई, आप रोए जा रहे हैं, आपको बाढ़ का संभालने का जिम्मा दिया, आप वहाँ की सिचुएशन देख के रोने लगे. आपको रोना नहीं है, ठीक है, आपको दुख हो सकता है मन में, लेकिन आपको काम करना है. ठीक है, आपको वहाँ की चीज़ों को समझना है, वहाँ की समस्या को समझते हुए उसका निवारण करना है, उसका हल निकालना है. और आप कैसे करेंगे उसको, जब आप इमोशनल स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में काम रहेंगे, अपने आप को ठंडा रख पाएंगे, कूल रख पाएंगे. ठीक है, और आपको क्या होना है, फ्लेक्सिबल भी होना है. ठीक है, आपको चेंजेस अडेप्ट करते रहने हैं, आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना है ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ के उन्हें सॉल्व कर पाएँ. ठीक है, तो मार्शमैलो टेस्ट क्या था. मार्शमैलो टेस्ट एक्चुअली डिलेड ग्रेटिफिकेशन का टेस्ट है. ठीक है, इसमें क्या बोला गया,
हुआ क्या कि कुछ बच्चों को टेस्ट किया गया, उन्हें बोला गया कि अभी आप 1 मार्शमैलो खा लो, लेकिन अगर आप थोड़ी देर वेट करोगे तो आपको 2 मार्शमैलो मिलेगी। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 1 मार्शमैलो उसी टाइम खा ली, कुछ बच्चों ने वेट किया और आराम से 2 मार्शमैलो खाई। तो जो ये बच्चे थे जिन्होंने अपने आप को रोका उस समय पे, उस समय की ग्रेटिफिकेशन से, या उस समय के जो उस समय उनको रिवॉर्ड मिल रहा, जो रोका और डिले किया अपने ग्रेटिफिकेशन को, ऐसा पाया गया कि ये बच्चे जो थे इनके अंदर बेटर ईआई था, दैट इज़ बेटर इमोशनल इंटेलिजेंस था। उन्होंने बेटर सेट स्कोर्स थे उनके, दैट इज़ स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है बाहर एक, उनके बेटर सेट स्कोर्स थे। और वो आगे चल के ये जो बच्चे थे, ये दूसरा ग्रुप जो था, ये बेटर लाइफ में कर पाए, बेटर सक्सेसफुल बने और ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स वगैरह पा पाए। तो यही मार्शमैलो टेस्ट था, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया था साइकोलॉजी पे। उन बच्चों को मॉनिटर किया गया ओवर द ईयर्स, और उन्होंने लास्ट में ये निष्कर्ष निकाला कि जिन बच्चों ने डिले किया, जिन बच्चों ने बेटर इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाई उस समय पे, उनके सक्सेसफुल होने के चांस ज़्यादा बने। तो मतलब आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट जो बोलते थे, बात चल रही थी ना कि इमोशन और दिमाग अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ये था मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। तो इट्स बेटर कि आप अपने बच्चों में बेटर ईआई जनरेट करें। देन एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। अब देखो, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आपका काम क्या है? पॉलिसी को एक्शन में बदलना। आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, एक पॉलिसी आपके पास आई, आपको उसको एक्शन में बदलना है, ठीक है। Thus, the role of administration and governance has a role of translating policy into action, ठीक है। आपको कस्टोडियन ऑफ वेलफेयरिज्म बोला जाता है कि लोगों का वेलफेयर आपको करना है, जो लोगों की वेलफेयर की कस्टडी है वो आपके हाथ में है। आपको उनके हित के बारे में सोचना है, और उसके लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? उसके लिए आपके अंदर स्पिरिट ऑफ सर्विस होनी चाहिए। जो आप काम कर रहे हैं उसमें एफिशिएंसी होनी चाहिए, जो आप सर्विस दे रहे हैं उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए। मतलब कि ठीक है, आप डिस्क्रिमिनेशन भी करें, लेकिन वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए कि जो डाउन प्रोडन है, ठीक है, आप उनको ज़्यादा बेनिफिट्स दे रहे हैं, जो थोड़ा वेल टू डू है उन्हें थोड़ा कम दे रहे हैं। तो दैट एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर वर्किंग, ठीक है। आपके जो काम करने का तरीका है उसमें सिटीजन फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए, है ना। थोड़ा सा ऐसा नहीं कि आप डंडे के ज़ोर पे काम चलवा रहे हैं। आपका जो बिहेवियर होना चाहिए वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आप रिस्पॉन्सिव होने चाहिए कि जो लोगों की डिमांड्स है आप उन्हें एटलीस्ट सुने, ठीक है। अभी क्या हुआ कि जैसे DUPT में एक सेक्रेटरी आए थे, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ प्रमोशंस बहुत दिनों से रुके हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो उस चीज़ का निस्तारण या हल करने की बजाय उनको वो सुनते ही नहीं थे। पहली बात तो भाई, लोग उनसे मिलने आते थे, वो लोगों से मिलते ही नहीं थे। तो क्या था, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिवनेस कम थी, ठीक है। आप इनोवेटिव होने चाहिए, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। और ये सब कैसे आप जनरेट करेंगे गुड गवर्नेंस में? आपको बेटर ईआई चाहिए, बिकॉज अगर आपका ईआई बेटर होगा तो आप रिलेशंस मैनेज अच्छे से कर पाएंगे विद सोसाइटी एंड विद योर सेल्फ एंड विद योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन योर एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी कैन बी मोर एफिशिएंट एंड मोर, it can have more quality in itself, and then also you have need to adhere to some values of the society. तो इन सब के लिए आपको बेटर ईआई की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपके अंदर ईआई नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप फेल हो जाएं। और अगर आपके अंदर ये सब क्वालिटीज़ हैं भी, और अगर आप इसको ईआई के साथ मैच नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि आपका पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन फेल हो जाए। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं चलती है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि आप उसको सिलोज में तोड़ें, है ना, और उसके लिए आपको ईआई बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। देन रिलेवेंस ऑफ ईआई इन सिविल सर्विसेज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज के समय पे इन्वायरमेंट काफ़ी चेंज हो गया है। देयर इज़ अ इंक्रीज रीजनल इकोनॉमिक एंड डिजिटल डिवाइड। पीपल आर वर्किंग इन अ वेरी डिफरेंट स्पेस एंड सेटअप फ्रॉम द सेटअप विच यूज टू बी देयर। आज हर चीज़ में IT, अगर आपको अगर हो सकता है कि आज से 20 साल पहले कंप्यूटर चलाना ना आता हो तो आप एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटर बन सकें, बट अगर आज के टाइम पे नोइंग कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग इट इन अ वेरी नाइस वे हैज़ बिकम अ वेरी एसेंशियल क्वालिटी फॉर अ सिविल सर्वेंट। दस वाई इट इज़ बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन ऑफ
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन देयर इज़ अ डिमांड, ऑलवेज अ डिमांड फॉर इम्प्रूव्ड गवर्नेंस। तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर है, इश्यूज आर गेटिंग पॉलिटिसाइज्ड ईजिली, है ना, कोई भी इशू जो है पॉलिटिसाइज आराम से हो जाता है। क्यों? यूट्यूब, सोशल मीडिया, इन सब पे कोई भी इशू को आप आराम से वो कर सकते हैं, पॉलिटिसाइज कर सकते हैं ना। आपने कुछ काम किया, लोग कैमरा लेके पहुंच जाएंगे आपके पीछे पीछे, ठीक है। देन देयर इज़ रेगुलर पॉलिटिकल प्रेशर, देयर इज़ रैम्पेंट करप्शन इन दी सिस्टम, देन विद द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस टू ग्रासरूट्स लेवल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो गई हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा एम्पावर्ड हो गए हैं, ज़्यादा लोगों के पास पावर हो गई है, और जब उनके पास ज़्यादा पावर होगी तो वो आपको ज़्यादा अकाउंटेबल बनाएंगे, ठीक है, वो आपको ज़्यादा अकाउंटेबल बनाएंगे। और ऑफ कोर्स देन देयर आर इश्यूज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन, टेररिज्म, साइबर क्राइम्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये जो है ये आज की सिविल सर्विसेज का सेटअप है। इस सेटअप में वो वर्क कर रहे हैं, और इस सेटअप में वर्क करने के लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आपका काम ना हो पाएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है ईआई की? भाई अभी तो हमने क्या पढ़ा कि रेलेवेंस क्या है। भाई रेलेवेंस ये है कि इस टाइप का सेटअप है, ठीक है, और इस टाइप के सेटअप में अगर आपको वो करना है तो आपको बेटर ईआई चाहिए ही चाहिए। अब इम्पोर्टेंस क्या है ईआई की सिविल सर्विसेज में? तो इफ़ेक्टिव पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। भाई लोगों के आप मूड समझेंगे, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, तभी तो आप बेटर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। मान लिया अभी अग्निपथ स्कीम आई, अभी लोग ऑलरेडी बैड मूड में हैं, ठीक है, आप कोई और स्कीम ले आएँ ऐसे ही, है ना, आप और कोई बड़ी रिफॉर्म ले आएँ आर्म फोर्सेज में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बहुत ज़्यादा बड़ा बैकलैश हो सकता है, ठीक है। तो आराम से आपने एक स्कीम लाई, आप लोगों को उसको समझाएं और उसको चलने दें। वो होता है ना कि आग में कभी भी घी ना डालें। तो उससे अगर आप कोई बड़ी रिफॉर्म लिया है जो लोगों को इफेक्ट करती है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बैकलैश होगा। तो इसके लिए बड़ी ज़रूरी है कि आपका बेटर ईआई हो, क्योंकि आप अगर समझ पाएंगे बेहतर तरीके से चीज़ों को, तभी आप इफेक्टिवली पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। और जब आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तभी आप मोटिवेट भी कर पाएंगे, क्योंकि एज अ सिविल सर्वेंट आपका काम है कि आप मोटिवेट करें अपने सबऑर्डिनेट्स को पर्टिकुलर गोल के प्रति, है ना। देन जब आप मोटिवेट करेंगे तो आप बेटर क्राइसिस मैनेजमेंट कर पाएंगे, बिकॉज ईआई क्या करता है, आपको इनेबल करता है टू मैनेज इमोशंस एंड एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस, एंड दस हेल्प्स वन इन मेंटेनिंग वन फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। प्रमोट करें आप इनोवेशन को, ठीक है। बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए ईआई की बहुत ज़रूरत है, बेटर कम्युनिकेशन के लिए ईआई की बहुत ज़रूरत है ना। जब आप समझेंगे तभी भाई आप मतलब अगर आप किसी की प्रॉब्लम एक्स है, उसी को तो आप एक्स को अगर पता लग रहा है वो आपको प्रॉब्लम लेके आ रहा है एक्स, आप उसको सॉल्यूशन दे रहे हैं वाई का, तो ये सही नहीं है ना, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको बेटर ईआई हेल्प करता है, ठीक है। मेंटेनिंग बैलेंस इन लाइफ, ठीक है, वो सिविल सर्वेंट्स को अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दूर रखने में या कंपार्टमेंट करने में, देखो पूरी तरीके से तो पॉसिबल नहीं है ना, कि भाई आप ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ, ये तो सब कहने की बातें हैं कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट कर दो। देखो पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट करती है और प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करती है। आप कोई सेंट नहीं हो, बट फिर भी आप उसको मैनेज करना सीख सकते हैं ओवर द टाइम बाय हैविंग अ बेटर इमोशनल इंटेलिजेंस। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए तो है ये अच्छा है ये, क्योंकि वो आपको फ्लेक्सिबल बनाती है, एम्पैथेटिक बनाती है, ठीक है, क्लियर इन एक्सप्रेशन बनाती है, जो आपको नई स्किल सीखने में मदद करेगा, है ना, आपको कुछ नया करने पे, कुछ अच्छा करने पे मजबूर करेगा, ठीक है। देन ईआई रोल इन डेवलपमेंट ऑफ सोशल कैपिटल। देखो सोशल कैपिटल 2 टाइप की कैपिटल होती है। ह्यूमन कैपिटल क्या हुआ, आपने किसी को स्किल दे दी, मैंने किसी को कंप्यूटर सिखा दिया, मैंने किसी को कोई स्किल सॉफ्ट स्किल सिखा दिया, हार्ड स्किल सिखा दी, मैंने किसी को प्लेन चलाना सिखा दिया, तो ये क्या है, ये हमारा ह्यूमन कैपिटल जनरेट किया। बट सोशल कैपिटल क्या है कि सोशल कैपिटल वो इन्वेस्टमेंट है जो हम आपस में अपने रिलेशन में पुट अप करते हैं, जो हम एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड केयर, जो हमारा बॉन्ड है वो अच्छा बना रहे, उसमें जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये किससे डायरेक्टली रिलेटेड है, हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस से। दस ईआई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ सोशल कैपिटल, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, जो हम इन्वेस्टमेंट अपने रिश्तों में करते हैं, अपने रिश्तों को मजबूत बनाने में, हमारा जो बॉन्ड है सोसाइटी के साथ या किसी के साथ भी, उसको अच्छा बनाने के लिए या उसको मजबूत करने के लिए जो हम पुटअप करते हैं, उसी को हम अपनी सोशल कैपिटल बोलते हैं। ह्यूमन कैपिटल से अलग कैसे है, ह्यूमन कैपिटल हुआ कि हम किसी को स्किल्स देते हैं, हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अच्छा बनाएं
वो ह्यूमन कैपिटल है, उसमें हम पीपल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट सोशल कैपिटल में हम रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड केयर में बढ़ोतरी हो, ठीक है। दस व्हेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्वेस्ट इन सोशल कैपिटल द गवर्नमेंट अर्न्स अ बिग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अर्न करेंसी इन फॉर्म ऑफ इंक्रीज ट्रस्ट इन गवर्नेंस, है ना। हम हमेशा आपको बताते आ रहे हैं कि आपको जो है ट्रस्ट बढ़ाना है अपना लोगों से, तभी आप एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे, क्योंकि आपका काम क्या है, आपका काम है पॉलिसी को एक्शन में बदलना, और जब आप पॉलिसी को एक्शन में बदलेंगे, जितने बेहतर तरीके से इसको बदले पाएंगे उतने ही आप लोगों का वेलफेयर कर पाएंगे, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों का ट्रस्ट जीतें, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपना आप सोशल कैपिटल बनाएं, और वो कब बढ़ेगा, जब आपके अंदर बेटर ईआई होगा, ठीक है। व्हेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स फेल टू इन्वेस्ट इन सोशल कैपिटल, तब आप क्या करते हैं, अपनी लेजिटिमेसी, जो आपकी ऑथेंटिसिटी, आप उसे लूज़ करते हैं। एड टू सिनिसिज्म, ठीक है। रिड्यूस द विलिंगनेस ऑफ सिटीजन्स, बिजनेसेस एंड इंटरेस्ट ग्रुप टू बियर द कॉस्ट ऑफ पेनफुल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो ये सब उसके नेगेटिव वो हैं अगर आप फेल होते हैं सोशल कैपिटल बनाने में, ठीक है। देन द हायर द लेवल ऑफ ग्रुप इमोशनल इंटेलिजेंस, द हायर इज द लेवल ऑफ सोशल कैपिटल। तो जितना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ईआई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोशल कैपिटल, ठीक है। जितना अच्छा आपका ईआई होगा उतना ही ज़्यादा चांसेस देंगे, उतना ही बेहतर आपका सोशल कैपिटल होगा। ऑल्सो सोशल कैपिटल कैन बी जनरेटेड ओनली इफ हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बैकिंग ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंट public servants. Thus, one can conclude that social capital is nothing more than an abstract name that discipline of economics gives to what neuroscientists call emotional intelligence. तो social capital को अगर इकोनॉमिक्स में हम उस चीज़ को social capital बोल देते हैं, और अगर हम न्यूरोलॉजी या न्यूरोसाइंसेस में जाएँ तो उसी को हम emotional intelligence बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उस वर्ड्स को उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया कि भाई ठीक है, ये जो है आपस में सेम ही है, ठीक है। तो ईआई वर्सेस मैक्स वेबर मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी देख लेते हैं। मैक्स वेबर का देखो, मैक्स वेबर के टाइम पे ईआई का जो डेवलपमेंट था वो बहुत नेव था। तो अब मैक्स वेबर जी बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है। बट उनकी जो ब्यूरोक्रेसी थी वो इमोशन को नेगेटिव मानते थे इन दी वर्किंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी। उन्हें लगता था कि जहाँ पे इमोशनल होगा, इमोशनल डिसीजन जहाँ पे होगा, वो जो है इरैशनल डिसीजंस को जन्म देगा, क्योंकि उस टाइम अब गलती उनकी नहीं, क्योंकि उस टाइम ईआई पे जो स्टडी थी वो बहुत कमज़ोर थी, या बहुत मतलब मैं कहूँगा कि पैदा भी नहीं हुई थी, शुरुआत भी नहीं हुई थी ईआई को स्टडी करने के लिए। तो इसलिए उन्होंने इमोशन को नेगेटिव एस्पेक्ट माना ब्यूरोक्रेसी में। उन्होंने कहा कि इमोशन जहाँ पे आ गए वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ब्यूरोक्रेसी में इरैशनलाइजेशन दें, क्योंकि जो मैक्स वेबर की जो ब्यूरोक्रेसी थी उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। वो उन्होंने कहा कि इट इज़ अ स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। अब इंडिया में ये स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर ज़्यादा काम नहीं करता है, ठीक है। ऑल्सो देर इज़ अ फॉर्मल सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, देर इज़ अ वेल डिफाइंड हायरार्की विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एंड दी इम्पर्सनैलिटी इन दी एप्लीकेशन ऑफ रूल्स। इस एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी ब्यूरोक्रेसी में डिवीजन ऑफ लेबर होनी चाहिए, मतलब जॉब्स का ब्रेकडाउन होनी चाहिए, अथॉरिटी हायरार्की होनी चाहिए कि हर क्लियरली हायरार्की होनी चाहिए, एक ये इसके ऊपर सीनियर, ये इसके ऊपर सीनियर, ये इसके ऊपर सीनियर। देन फॉर्मल सिलेक्शन होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, इम्पर्सनैलिटी होनी चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड कंट्रोल्स नॉट अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी। किसी भी पर्सन ऐसा नहीं कि ये ऐसा है तो इस पर अलग लग गया, ठीक है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे या रूल्स एंड कंट्रोल्स होंगे वो यूनिफॉर्म होने चाहिए, एंड कैरियर ओरिएंटेड होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो उन्होंने तो ब्यूरोक्रेसी को, ये मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है। आगे हम बेहतर तरीके से समझाएंगे, जब इसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस के बाद हम थिंकर्स को पढ़ेंगे, वहाँ पे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझ लो, मतलब अगर आप इसको ऐसे बना दोगे ना चार्ट को तो मज़ा आ जाएगा। तो ऐसे देखो, ब्यूरोक्रेसी शुड हैव डिवीजन ऑफ लेबर, अथॉरिटी हायरार्की, फॉर्मल सिलेक्शन, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस, इम्पर्सनैलिटी एंड कैरियर ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो यही हुआ, ठीक है। अब उनका अजम्पशन था कि मैन एज मशीन, उन्होंने कहा कि जैसे मशीन को एफिशिएंट बनाने के लिए उसके हर एक पुर्जे को एफिशिएंट बनाना ज़रूरी है, ऐसे ही सिविल सर्वेंट्स में एफिशिएंसी लाने के लिए उनका जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसमें हर चीज़ में एफिशिएंसी लाने ज़रूरी है। और जहाँ इमोशन आ गए,
जहाँ इमोशन आ गए वहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी फेल हो जाएगी, ब्यूरोक्रेसी के जो डिसीजंस हैं वो इररेशनल हो जाएंगे। इनफैक्ट इन इस फेमस 1937 में एक ब्राउनलो कमीशन था, रिपोर्ट था, उसमें लूथर गलिक ने उन्होंने कहा आर्ग्यू किया कि एफिशिएंसी मस्ट बी बिल्ड इनटू स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट जस्ट एज इट इज़ बिल्ड इनटू पीस ऑफ मशीनरी। तो उन्होंने एफिशिएंसी, जैसे मशीनरी में हम एफिशिएंसी बढ़ाते हैं उसके पुर्जों के थ्रू, उसी तरह लूथर गलिक ने 1937 में कहा कि भाई आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन में या गवर्नमेंट में भी एफिशिएंसी वैसे ही बढ़ाएं, ठीक है, फॉलोइंग वेबर्स असम्पशन। क्योंकि वो उनका जो उन्होंने जो क्या फॉलो किया था, उन्होंने वेबर का असम्पशन फॉलो किया था अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इमोशन, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स असर्टेड गलिक आर सपोज टू बी स्मूथ रनिंग मशीन, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी स्मूथ रहना चाहिए, ठीक है। और वो ट्रांसमिशन बेल्ट है, ठीक है, फॉर कैरिंग आउट द विल ऑफ द पीपल एज एक्सप्रेस्ड बाय इलेक्टेड ऑफिशियल्स, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्मूथ रहें, आप एफिशिएंट रहें अपनी वर्किंग में और आप काम करते रहें, ठीक है। आपके अंदर ज़्यादा इमोशन होने नहीं चाहिए। तो ये हुआ। बट 1937 बहुत अर्ली स्टेज की बात कर रहे हैं। 1980s में जब साइकोलॉजी में बहुत स्टडी हुई, इमोशनल इंटेलिजेंस एज अ सब्जेक्ट बढ़ा, तब पता लगा कि कितना इम्पोर्टेंस है यही का। तो वेबर और यही जो है बिल्कुल अभी मतलब साथ बैठते नहीं हैं, ठीक है। ऐसे ही जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी, जो पहले की ब्यूरोक्रेसी थी, हैज़ कॉन्फ्लिक्ट विद ईआई, कह सकते हैं। क्योंकि डार्विन ने क्या बोला, हमने कल पढ़ा था, डार्विन जी ने क्या बोला, डार्विन ने क्या बोला कि इमोशन जो है आदमी को अडेप्टिव बनाते हैं। भाई आपने कैसे, आपने सुना कि हिस्सेस की आपने आवाज़ सुनी, आप वहाँ से तुरंत निकल लेंगे, आपको पता लग जाएगा कोई जहरीला सांप मेरे पीछे खड़ा है या आसपास है, तो आपका सर्वाइवल रेट ऑफ सर्वाइवल क्या है, बढ़ गया, ठीक है। बट वेबर ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और न्यूरो साइंटिफिक डिस्कवरीज इन द लास्ट डिकेड शो दैट रैशनैलिटी एंड इमोशंस आर नॉट सेपरेट। मैंने आपको बताया कि कुछ जब 1980s के बाद स्टडी हुई तो पहले क्या था, पहले लगता था कि अगर आप इमोशन लगा देंगे तो आप रैशनल नहीं रहेंगे। तो जब वेबर के टाइम पे तो ये बात हुई कि आपको अगर रैशनल रहना है तो आपको अपने इमोशन हटा के रखने हैं। लेकिन जब लास्ट न्यूरो साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, न्यूरो साइंसेस वो हुआ, तो उन्हें पता लगा कि भाई अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं है ब्रेन में, जो रैशनैलिटी और इमोशन जो है वो हैंड इन हैंड जाते हैं। दे आर ऑल वुमेन इनटू ऑल कॉग्निशन, ठीक है, वो आपके दिमाग में एक साथ है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप रैशनैलिटी और इमोशन को लग सके, वो जो आप डिसीजन लोगे उसमें आपकी रैशनैलिटी भी होगी, उसमें आपका इमोशन भी होगा, है ना। हो सकता है 70-30 का रेशियो हो, 80-20 का रेशियो हो, 50-50 का रेशियो हो, 40-60 का रेशियो, कुछ भी रेशियो हो सकता है, बट वो दोनों मिक्स रहेगी। बट वेबर के टाइम पे ये सब प्रॉब्लम थी, क्योंकि उन्हें उस टाइम इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। दस ह्यूमन बिहेवियर एंड वर्किंग एक्सपीरियंस इन वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड नीड्स टू इंश्योर कि सोशल जस्टिस हो, एथिकल गवर्नेंस हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, सिटीजन फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन हो। देखो पहले क्या था कि पहले बहुत छोटा स्पेस था ब्यूरोक्रेसी का, आपको कुछ ही स्पेसेस को फिलअप करना होता है। लेकिन आज के टाइम पे क्या हुआ, आपको सोशल जस्टिस भी दिखाना है अपनी वर्किंग में, आपकी जो गवर्नेंस होनी चाहिए वो भी एथिकल होनी चाहिए, आपको ट्रांसफॉर्मेटिव होना है, आपको इनोवेटिव होना है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो है सिटीजन फ्रेंडली होना चाहिए। तो उसके क्या है, आपको बेटर ईआई चाहिए, ठीक है। पहले एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप थोड़ा छोटा था, ये सब चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती, बट आज के टाइम पे ये सब चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट की जा रही हैं। और ये सब चीज़ें आपके कब कर पाओगे या कब आएंगी, जब आप इमोशनली कॉम्पिटेंट होंगे, आप एथिकल कॉम्पिटेंट होंगे, आपके अंदर सोशल कॉम्पिटेंसी होगी, तभी तो आप। और ये सब क्या लीड करेंगी, ये सब आपके बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी को लीड करेंगे। भाई आप जब इमोशनल कॉम्पिटेंस होगी या एथिकल कॉम्पिटेंस होगी या सोशल कॉम्पिटेंस होगी, तभी तो वो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करेगी। जो एक्सप्रेसिव पार्ट है वो तो आपका बिहेवियर है ना। भाई मैं मन में दबा के रखूँ अपनी इमोशनल कॉम्पिटेंस, उसका क्या फ़ायदा, वो आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वो आपको बिहेवियरली कॉम्पिटेंट बनाएंगी। तो वेबर के व्यू और इमोशनल इंटेलिजेंस देख लेते हैं, दोनों साथ साथ नहीं जाते हैं। देखो इमोशंस, वेबर ने क्या बोला कि इमोशंस मेक ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल इनएफिशिएंट। ईआई ने बोला कि नहीं भाई, ईआई जो है इमोशन जो है एफिशिएंसी को एनहांस करती है। वेबर ने बोला कि वो डिसीजन मेकिंग को वीक करती है। ईआई ने बोला कि नहीं, वो आपको ज़्यादा इंक्लूसिव बनाती है डिसीजन में, वो आपको बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, ठीक है।
वेबर ने बोला कि इट इंटरफेयर्स विद द गुड जजमेंट, उन्होंने बोला कि नहीं, ये आपके जजमेंट को एनहांस करती है, स्पीड अप करती है, आपके ज़्यादा आपको रीजनिंग देती है। वेबर ने बोला कि आपकी रीजनिंग को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, स्लो डाउन करेगी। इमोशनल इंटेलिजेंस ने इसका उल्टा बोला। ठीक है, अगर आप, वेबर ने बोला कि अगर आप इमोशन लाएंगे तो आप आर्बिट्रेटरी एंड ट्रेनिकल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं था, आप बिल्ड ट्रस्ट और कनेक्शन बिल्ड करेंगे। ठीक है, आपकी न्यूट्रलिटी वीकन हो जाएगी। बट एआई ने क्या बोला कि आपके एथिकल वैल्यूज़ ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला कि आपका ऑब्जेक्टिव डाटा इनहिबिट हो जाएगा, आप ज़्यादा, क्योंकि अगर आप इमोशन लाएंगे तो बहुत सी बात है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऑब्जेक्टिविटी कम हो जाए। बट इन्होंने क्या बोला कि आपको वाइटल इन्फॉर्मेशन और फीडबैक के बेस पे अपने ईआई के साथ मिलाकर तब डिसीजन लेना है। ठीक है, आपको जो है, क्योंकि जब आपके अंदर बेटर ईआई होगा तो आप इंफॉर्मेशन को बेटर प्रोसेस कर पाएंगे, और जब आप बेटर प्रोसेस कर पाएंगे तो आप बेटर मैनेजमेंट कर पाएंगे, और बेटर मैनेजमेंट के बाद आप फीडबैक जरूर लें और इसको इम्प्रूव करें। तभी तो जब भाई ईआई होगा, आप इम्प्रूवमेंट पे, हमने पढ़ा ना, सेल्फ अवेयरनेस वाली चीज़ होनी चाहिए। तो सेल्फ अवेयरनेस कैसे आएगी? सेल्फ अवेयरनेस में एक ये भी तो है कि आप कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करें। ठीक है, उन्होंने बोला कि इमोशन जो है कॉम्प्लिकेट करते हैं प्लानिंग को। ईआई ने बोला कि नहीं, इट स्पार्क्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। और वेबर ने बोला कि अंडरमाइन होता है मैनेजमेंट, बोला कि नहीं, आपकी लीडरशिप जो है एनहांस होगी। तो मतलब यही वेबर का उल्टा ही बोलता गया। तो मतलब, लेकिन वेबर साहब की भी गलती नहीं है, उस समय एआई का फील्ड जो था बहुत नेसेंट था या स्टार्ट ही नहीं हुआ था। हाउएवर द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी कैन नॉट बी रिजेक्टेड। जो भाई न्यूट्रलिटी थी वेबर की, वो रिजेक्ट नहीं कर सकती, वो आज भी रिलेवेंट है, क्योंकि वो आपको नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड इम्पार्शियल बनाती है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज डे पे अभी हमारे ऑनरेबल पीएम ने बोला था कि सिविल सर्वेंट्स नीड टू बिकम मोर आउटकम ओरिएंटेड एंड चेंज ओरिएंटेड। भाई, और चेंज ओरिएंटेड आप कैसे लाओगे? जब आप अपने अंदर खुद चेंज लाओगे। ठीक है, और उसके लिए आपको क्या है, विच रिक्वायर्स ग्रेटर ईआई। इसीलिए जो IITs हैं, एम्स हैं, या इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसरो है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन से बेटर क्यों वर्क कर रही हैं? क्योंकि यहाँ पे पाया क्या कि इन ऑर्गेनाइजेशंस का जो ईआई है या इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बेटर है और ऑर्गेनाइजेशन से। दस फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। वो अलग अलग नहीं है कि आप मैनेज अलग से कर लो और लीड अलग से कर लो, क्योंकि ऐसा बोला जाता है मैनेजर्स लीड एंड लीडर्स मैनेज। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, मैनेजर्स लीड, लीडर्स मैनेज। तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, ये आपस में हैंड इन हैंड जाते हैं, और ये आप तभी कर पाएंगे क्योंकि अ मैनेजर इज़ अ बेटर लीडर एंड अ लीडर इज़ अ गुड मैनेजर। 10 जो दोनों फंक्शन हैं ये आपको करने हैं, लगातार करने हैं, और ये कोई अलग अलग नहीं है, ये आपको लगातार करने पड़ेंगे, और बेटर ईआई आपको हेल्प करेगा। 10 अ जेन्युइनली डेमोक्रेटिक एथिकल, कंक्लूजन पे आ जाते हैं, अ जेन्युइनली एथिकल democratic and ethical civil society in developing countries demands the development of a cadre of public administrators skilled in leadership, not just administration and management। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि पहले सोचा जाता था कि लीडरशिप अलग चीज़ है, मैनेजमेंट अलग है। ज़रूरी नहीं है कि आपको मैनेजमेंट करने के लिए लीडरशिप चाहिए या लीडरशिप करने के लिए मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए, लेकिन आज जब फील्ड स्टडीज़ हो गई तो पता लगा कि नहीं भाई, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स आपको दोनों चाहिए, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को, या दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आगे बढ़ने के लिए, और ये आपको बेटर ईआई जनरेट करने के लिए, आपके अंदर ईआई अच्छा जनरेट होगा। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए जो सिर्फ ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में स्किल्ड हो, बट उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी हो। और ये कब आएगा? जब आपको बेटर ईआई होगा। 10 सिविल सर्वेंट्स एट टाइम्स एडमिनिस्टर लॉज, एट टाइम्स मैनेज बजट्स, क्योंकि आप डिफरेंट लॉज कर रहे होते हैं। कभी आप लॉ सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, कभी आप फिनेंस सेक्रेटरी भी हो सकते हैं। एंड एट टाइम्स लीड पीपल एंड चेंज बिकॉज पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय यू। ऑल्सो सिविल सर्वेंट्स आर नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स, they are not just managers, they are also leaders who have a responsibility to share
democratic values, represent a broad range of social groups, and view themselves as accountable to much broader constituencies as before. इसका मतलब आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर नहीं हैं, आप इस देश की जान है, आप इस देश की शान है, लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, तो अपने आप को बेहतर बनाने में आप लगे रहें, जुटे रहें. तो दैट वाज ऑल. सॉरी, वन मोर टॉपिक इज़ लेफ्ट, हाउ टू प्रमोट EI इन एडमिनिस्ट्रेशन, है ना. आप प्रमोट कैसे करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में EI को. तो रिक्रूटमेंट लेवल पे सबसे पहले तो जब बच्चा घुसा तो टेस्टिंग करें आप, जैसे कि एथिक्स का पेपर अभी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये कहीं के लिए चेक करने के लिए, ठीक है. देन आप ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में आप केस बेस्ड स्टडीज़ पढ़ाएं, लोगों को जो इंसिडेंट्स हैं, जो लोगों ने चीज़ें ऑलरेडी सिचुएशन देखी हुई हैं, उन सिचुएशन से जो सीखा हुआ है उस चीज़ को समझाएं. देन जो वर्क कल्चर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसे आप बेटर करें, ट्रांसपेरेंट बनाएं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाएं कि जो परफॉर्म करेगा उसको अच्छे प्रमोशन मिलेंगे, है ना. ऐसे नहीं कि बस चले जा रहा है. और रोल ऑफ गवर्नमेंट भी है, क्योंकि गवर्नमेंट ही बेटर तरीके से इसको डेवलप कर सकती है. एंड इन लॉन्ग रन गवर्नमेंट नीड टू डेवलप एन इफेक्टिव सोशलाइजेशन प्रोसेस थ्रू योगा, मेडिटेशन, स्पोर्ट्स, कल्चर इवेंट्स. ये सब किए जाते हैं किसके लिए, कि आपका बेटर EI हो सके. तो आई थिंक दैट विल बी ऑल फॉर EI. ये नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और ये यहाँ पे ख़त्म होता है. अगले चैप्टर में हम लोग थिंकर से स्टार्ट करेंगे. और आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे डायरेक्टली आप हमें मेल कर सकते हैं, या बेटर रहेगा कि आप हमें व्हाट्सएप कर दें हमारे नंबर पे. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग. कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग, एंड वी शैल सी यू सून. टेक केयर, बाय बाय.